को खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और साथ ही शेफ साहब बड़ी अच्छी डिश बना रहे थे, तो हम देख रहे थे उसका इंतजार कर रहे हैं। एग्जैक्टली चलें, स्टूडियोज़ में गेस्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे और बात होगी कुछ महंगाई के हवाले से, बजट के हवाले से, क्योंकि बजट करीब है। जैसे हमने इब्तिदा में भी बताया था कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बजट को कैसे हम ऐसे एक पीपल्स फ्रेंडली बजट जो है इसको बनाएं, और ये टर्म जो इस्तेमाल की जाती है आखिर इसका मकसद क्या है हमारा। मैं सबसे पहले वेलकम करूँगा अपने गेस्ट को। यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बड़े ही ख़ास मेहमान, मुख्तलिफ शोबों से आपका ताल्लुक़ है और वो रिसर्च के शोबे से भी आपका ताल्लुक़ है, मीडिया इंडस्ट्री से भी आपका ताल्लुक़ रहा, और पाकिस्तान में जब मीडिया इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही थी तो उस वक्त आप इसके पायनियर्स में रहे, बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स के साथ आपने काम भी किया, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी आपकी एफिलिएशन, पार्टी के साथ आई मस्ट से, नॉट पार्टीज़, एक पार्टी के साथ आपकी एफिलिएशन भी रही और वहाँ पे भी जो है वो इलेक्टेड मेंबर बनकर सामने आया, अपने एरिया में डिलीवर भी किया। उसके साथ साथ आपका यूनिवर्सिटीज़ मुख्तलिफ उनके साथ ताल्लुक़ रहा है, रिसर्च का जैसे मैंने अभी आपको बताया उसके ऊपर काम किया है, पीएचडी अपनी कंप्लीट कर ली है, और जनाब बहुत सारे आपका बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं तंजील अब्दुर्रऊफ पाटिकर साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनको वेलकम करूँगा। तंजील साहब थैंक यू सो वेरी मच, और माजरत कबूल कीजिए वक्त की कमी की वजह से मैंने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मुख्तसर कर लिया। सर जी बहुत ज़्यादा, थैंक यू सो वेरी मच। आपने पीएचडी वाली कहानी आपने अभी तक किसी ने नहीं की, मैंने तंजील साहब मैं जल्दी से सवाल की तरफ आता हूँ। कोई मुश्किल पेचीदा सवाल नहीं है, मैंने कहा कि ये पीपल्स फ्रेंडली बजट आवाम को डिलीवर कर सके। आप खुद एक स्टेज के ऊपर ऐसी पोजीशन पे थे कि आवाम से आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन था, आपने डिलीवर किया, बजट को मैनेज करना, उसको कैपिटलाइज करना, ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं। यहाँ पर क्या होने जा रहा है, एक्सपेक्टेशंस हाई हैं और हमारे पास कुछ नहीं है डिलीवर करने के लिए, क्या किया जाए? सर थैंक यू सो वेरी मच। पहली बात यासिर ये सोचना चाहिए कि आवाम जो है, पब्लिक वो आपसे क्या एक्सपेक्ट क्या कर रही है और आपकी डिलीवरेंस क्या है। ठीक है, आपने आज तक क्या डिलीवर किया है। आप अभी देखिए कभी तो बजट हो जाएगा, ऐसे तैसे पास भी हो जाता है, पोस्ट बजट जो स्पीच होती है उसमें वो क्या बताता है कि हमने क्यों नहीं किया। ठीक है, अब वो जो क्यों नहीं किया कि जो वेरिएबल्स आते हैं ना, वो मोर और लेस मैं कोई 15 साल से एक ही चीज देख रहा हूं। ऐसा ही है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी गवर्नमेंट आ जाए या जो भी इलेक्टेबल्स आते हैं वहां पे, वो उस चीज को रिड ऑफ नहीं करते, रेक्टिफाई नहीं करते, वो सिर्फ आइडेंटिफाई करके छोड़ देते हैं इस वजह से नहीं किया। अरे भाई नहीं किया तो क्यों नहीं किया, या आगे क्यों नहीं हो सकता। सो आप उस चीज पे जब तक फोकस नहीं करेंगे, आप आगे के 100 और बजट भी दे देंगे, आपको कोई हासिल वसूल नहीं होना, फायदा नहीं। इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंडली बजट आवाम, अच्छा हर गवर्नमेंट अगर ये अवामी दोस्त बजट है, एक तो अवामी दोस्त बजट होता है कि आज तक मुझे भी समझ नहीं आया क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं है। हमने कभी देखा ही नहीं। अच्छा देखा कि हमने फील ही नहीं किया ना, वो आया ही नहीं, उसके असरात कभी आए नहीं आज तक। अब वो अभी ये कि जी अच्छे खासे सोलर पे जब लोग जा रहे थे, पावर जनरेशन की तरफ जाए था, आपने उसको उठाया 1 से लेकर 19% तक की ड्यूटी आपने बता दी। अच्छा 19 नहीं होगी तो 14-15 तक तो आ ही जाएंगे ना, ये तो होता ही हमेशा, बार्गेन कर लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट है कि आपने ईवी पे आप जा रहे थे, आप ये सोचो कि आपने देखें जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है ना, वो आपके पास कंज्यूमर टेक्नोलॉजी दे देती है, ठीक है, मगर कभी भी आपको इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी नहीं देती। और पाकिस्तान को अगर अपने आप को एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, पाकिस्तान को जरा, तो आपने इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को पहले इवॉल्व करना है, फिर कंज्यूमर टेक्नोलॉजी। जिस दिन आईफोन लॉन्च होता है दुनिया में, उसी सेम डे पे कराची में एक बंदे, एक नहीं मोर देन 100 उनके हाथ में होता है। कैसे होता है? इसका मतलब है कंज्यूमर टेक्नोलॉजी पे जल्दी पहुंचती है कंपैरेटिवली इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। एक सुई बनाने की मशीन पाकिस्तान में नहीं आ पाती। सो इस चीज के ऊपर जब तक गवर्नमेंट या फाइनेंस मिनिस्टर या अपनी पॉलिसीज को रिवॉल्व नहीं करेंगे, कभी भी कुछ नहीं हो सकता। आप देखिए पाकिस्तान बनेगा कैसे, एक्सपोर्ट बढ़ा है, एक्सपोर्ट तब बढ़ेगी जब आपकी प्रोडक्शंस अच्छी होंगी, प्रोडक्शंस अच्छी होने के लिए आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो तंजील साहब हमारी कंसिडरेशन में ये चीज़ें क्यों नहीं होती हैं? हमने शुरू से देखा कि हम इस चीज़ को वैल्यू ही नहीं करते, जिस तरह आपने बोला, तो हम इन चीज़ों पर नजरसानी क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तक क्यों नहीं किया? कंसिडरेशन में क्यों नहीं है? अच्छा देखिए सबको पता है, जैसे हम बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं स्क्रीन पे, तो जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं कबड्डी काबीना में, दे नो अबाउट इट। द प्रॉब्लम इज दैट कि आई डोंट नो, देखिए मैं नियतों का हाल अल्लाह बेहतर जानता है, हम सिर्फ गुमान कर सकते हैं, मगर उनकी शायद विल नहीं है या उस एंगल में वो देखते ही नहीं है। एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, आपने जाना पड़ेगा बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, और आपने एक अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। आपकी कॉस्ट सबसे ज्यादा हाई होती है आपकी एनर्जी की वजह से। अब जब लोग एनर्जी के सेक्टर पे, आपने पहले नेट मीटरिंग डाली, ठीक है, आपने नेपलान डाली, लोगों ने करना शुरू किया, उसके बाद हुआ ये कि वही नेट मीटरिंग का प्रॉब्लम शुरू हो गया, ठीक है, अब आपने वो खत्म कर दी। तो आप कभी भी एक पॉलिसी के ऊपर कंसिस्टेंट नहीं रहते। अगर आप एक पॉलिसी दें, उस
पर कंसिस्टेंट रहेंगे, यानी कि देखिए आपने कोई भी पॉलिसी दी होगी, उस पर कोई रिसर्च की होगी, कोई सोचो विचार किया होगा, अगर आप उस पर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे और आप हॉप एंड हॉप ऑफ करते रहेंगे तो आपको कभी भी किसी चीज के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपके अच्छा अब मैं ऐसे नहीं ऐसे कर लूं, ऐसे नहीं ऐसे कर लूं। सो ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से शायद हमारी गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल्स आते हैं, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट है, वो है। मैं आपको बताता 2013 में, मैं चूंकि मैं रिटेल के साथ ताल्लुक रहा, जॉनी रॉकेट लॉन्च हुआ था, एक अमेरिकन फ्रेंचाइज थी 2013 में। फैट बर्गर लॉन्च हुआ, जॉनी रॉकेट लॉन्च हुआ, टेक्सास चिकन आज भी शायद बहुत मतलब एक या दो आउटलेट रह गए। आई होप हालात बुरे होते हुए बंद हो गया, बर्गर किंग बंद हो गया, पिज्जा हट बंद हो गया, टीजीआई फ्राइडेज बंद हो गया। जल्दी ये चीजें बंद हुई हैं, तो इसका क्या रीजन है? प्रॉब्लम ये है कि आपने 2013 में एक पॉलिसी लेकर आए, आप इंटरनेशनल फ्रेंचाइजेस को, इंटरनेशनल रिटेल को आपने अलाउ किया। देखिए एक बात समझिएगा, जो रिटेल्स है ना, एक्चुअली पैसा वहां से साइकिल पे जाता है, ठीक है। हम सब खर्चा करते हैं, आपकी इनकम है, आप जाके अच्छे आउटफिट्स ले लेती हैं, आप सूट्स लेते हैं, मैं शूज ले लेता हूं। सो हमारी इनकम किसी का एक्सपेंडिचर इज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। सो प्रॉब्लम ये एक की इनकम दूसरे का एक्सपेंस जब तक बनेगा तब तक ये इकोनॉमी चलती रहेगी। अब आपने क्या किया, आपने इंटरनेशनल ब्रांड्स को या तो लादना नहीं चाहिए था, और लेकर आए तो आपने उनको बंद कर दिया। आप बंद कर दें, क्या आपके अपने ब्रांड्स इतने स्ट्रांग हो चुके हैं? वो नहीं हुए, ठीक है। या तो अपने ब्रांड्स को इतना स्ट्रांग करने के लिए जो आपकी लोकल रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री है या फैशन इंडस्ट्री है, जो कि आपको रिटेल में सबसे ज्यादा कमा के देती है, आपने उसकी प्रोडक्ट के ऊपर कितना काम किया, वो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट हुई कितनी? अच्छा, वो हुई नहीं। मैं तंजील साहब ये समझ रहा हूँ आपकी बात से कि हमारे पास कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है जिसकी वजह से हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। ये तो आपने फास्ट फूड की बात की, इसका मतलब तो ये है कि फिर आपके पास किसी भी सूरत में इन्वेस्टमेंट पार्क नहीं हो सकती, क्योंकि आपने वो ग्राउंड पैदा नहीं किया। करने की क्या ज़रूरत है, लेवरेज कैसे दी जाए, और प्लस ये कि जब IMF के प्लान में हो, FATF आपके सामने हो, पूरी दुनिया में मैं देखता हूँ वेरी फेयरली और ऑनेस्टली और वेरी प्रिसाइजली, आपने मिडिल ईस्ट में रहे बहुत सारी जगह पर, आप क्योंकि बिजनेस सर्वे कर रहे थे, रिपोर्ट्स बना रहे थे, वहाँ पर आपने देखा कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे पार्क होती रही, वहाँ पर पैसा किन किन मुल्क से आता रहा। लेकिन हमारे पास ये सारी चीज़ें क्यों नहीं होती? उसकी वजह क्या है? क्या लैक ऑफ पॉलिसी है, प्लानिंग है क्या हर्डल आपके ख्याल में क्या आ रही? मैं अगेन बता रहा हूँ कि लैक ऑफ पॉलिसीज का बिल्कुल एक एलिमेंट है। अब आप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दुबई पे जो अभी मैं यूएई में था रिसेंटली, इनफैक्ट जिस दिन वॉर स्टार्ट हुई, मैं उससे 3 दिन पहले कराची वापस आया। अब आपके पास वहां पर मैं एक छोटी सी रिपोर्ट आपको रिसर्च बताऊं, वहां पे एक रिसर्च रिपोर्ट आई, जो शेख जायद रोड है, जो सबसे बड़ा रोड है, जिसे हमारे शार फैसल कहा जाता है, शेख जायद रोड। उस रोड पे 23% जो प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं वो पाकिस्तानीज हैं। इट मींस कि वो ओनर्स हैं, वो उनकी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, और वो रेंट खा रहे हैं मजे से। ये देखिए दो चीजें, एक गवर्नमेंट है और एक हमारा बिजनेसमैन। हमारा बिजनेसमैन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि वो कोशिश करते हैं कि हमें रेंट मिल जाए, इजी इनकम है, पैसिव इनकम मिलती चली जाए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करके अपनी इंडस्ट्री डेवलप नहीं करता। बट अगर मैं कंपैरिजन पे जाऊं किसी अपनी नेबरिंग कंट्रीज के, वहां पर ये एलिमेंट बहुत ज्यादा है कि हम एक इंडस्ट्री डेवलप करें। अपनी कॉटेज इंडस्ट्री से उन्होंने स्टार्ट किया बनाना, और करते करते आज वो इंटरनेशनल पे जाते हैं और अपने ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। आप ये प्रॉब्लम अगर किसी ओवरसीज पाकिस्तानी से आज लेंगे, यूएई में, सऊदी अरब में, वो भी इस बात का रोएगा, क्योंकि पाकिस्तान की फर्म्स कभी भी वहां पे डेवलप ही नहीं हो सकती, और हमारे बिजनेसमैन ने डेवलप नहीं की। वो यहाँ पर आके बड़ी बड़ी बातें जरूर करेंगे, मगर अगर मैं उनसे कहूं आपने कितनी प्रोडक्ट आप बाहर लेके गए, हम देखिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे 2 चीजें पे आपको आऊं, हमारी सबसे ज्यादा जीडीपी पे जो कंट्रीब्यूशन होती है वो एग्रीकल्चर की होती है, वो करती थी, होती थी, ठीक है। अच्छा, हमारे पास टेक्सटाइल होती है, होती थी, ठीक है। थर्ड नंबर पे सर्विस इंडस्ट्री है, होती थी। अब तो खैर डोमिनेट कर रही है सर्विस की वजह से, तो आईटी सेक्टर, वो भी आईटी सेक्टर पूरी दुनिया में बूम कर रहा है, तो आईटी सेक्टर का प्रॉब्लम है। लेकिन हमारी तो टोटल कंट्रीब्यूशन अब सर्विसेज की है। अब आप मुझे एक बात बताएं छोटी सी, हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री में, यानी कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज है, उसमें कितनी यूनिवर्सिटीज में टेक्सटाइल पढ़ाया जाता है या एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है? टेक्सटाइल फिर भी आपको मिल जाएगा, एग्रीकल्चर पढ़ाने के लिए आपको कराची कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है? क्योंकि कराची में एग्रीकल्चर नहीं, इसलिए नहीं पढ़ाते। ये यूनिवर्सिटीज के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आप अपने, आपके पास वो लोग, तो आप कहां से बिजनेस लीडर्स या इकोनॉमिस्ट? अच्छा, मैं एक बात से, और अभी आप अपना क्वेश्चन कीजिएगा, मैं जरा एक बात और इसमें ऐड ऑन कर दूं। आपने जैसे अभी यूनिवर्सिटीज का जिक्र किया, एक जरा वो जो तरक्कियाती यूनिवर्सिटी ऐसे करके कोई बट वो R&D के ऊपर क्या काम हो रहा है? क्योंकि कॉटन के अंदर हम देख रहे हैं, जैसे हमारे पास जो सीड्स पहले इस्तेमाल किया करते थे, अब जाके एक मंथ बिफोर ऐसा एक फैसला हुआ कि जिसके अंदर हाइब्रिड सीड जो है उसको अलाउ किया गया है। इससे पहले 92 में जो सीड इंट्रोड्यूस करवाया गया था, वो अभी तक चल रहा है। देखिए, आपने पर एकड़ यील्ड को कैसे बढ़ाया, आपने इसके ऊपर कोई रिसर्च, तो यूनिवर्सिटीज क्या काम कर रही नहीं हो रही काम? दिस इज द अलार्मिंग सिचुएशन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू।
द प्रॉब्लम इज दैट आपकी कराची की या लाहौर की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, चाहे पब्लिक सेक्टर लो या प्राइवेट सेक्टर लो, उनमें कौन सी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर पढ़ा रही है? नहीं। और हमारा बच्चा भी एग्रीकल्चर पढ़ इसीलिए नहीं है क्योंकि उसके पास वो फोकस ही नहीं है। Exactly. ठीक है, अच्छा जो बच्चा मैट्रिक इंटर करता है उसको तो एग्रीकल्चर का भी अलिफ बे नहीं पता, सिर्फ वो कॉमर्स में एक टॉपिक पढ़ता था बस, दैट्स मेन इट। कमोडिटीज एग्जैक्टली, मेन कमोडिटीज वो किया करते थे, वो कभी। किया करते थे। प्रॉब्लम ये, जब तक आप एक नौजवान नस्ल को ये बताओगे नहीं कि आपकी कंट्री किस चीज पे बेस करती है, तो वो आगे पढ़कर उसका इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? सही है। आपने सर्विस इंडस्ट्री बताई, मैक्सिमम लड़का जो मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटीज में, अच्छी वहां से जब बच्चा पास आउट होकर निकलता है उसके दिमाग में होता है एफएमसीजी बैंकिंग, एफएमसीजी बैंकिंग। कोई ये नहीं सोचता कि मुझे एग्रीकल्चर, क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो एग्रीकल्चर की है। बिल्कुल सही। आप जब एग्रीकल्चर पे नहीं जाओगे, आप जब टेक्सटाइल, अच्छा टेक्सटाइल में हमारे पास सिर्फ एक टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट पाकिस्तान टीआईपी में पढ़ाया जाता है, ठीक है, कुछ फैशन है, एआईएफडी वगैरह जो यूनिवर्सिटीज हैं इंडस में, वहां पे फैशन पढ़ाया जाता है, मगर क्या टेक्सटाइल पढ़ाया जाता है? नहीं। सो आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो? आप अपनी इंडस्ट्री को खुद गला घूंट के मार रहे हो, जबकि आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ वही है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, पाकिस्तान के तमाम लोगों को आप अपना स्वॉट एनालिसिस कर लो, सिंपल इज दैट। जो स्ट्रेंथ है उसको मजीद स्ट्रेंथन करो, जो वीकनेस है उसको ओवरकम करो। यही तो जिंदगी का हकीकत है। आई डोंट नो ये क्या सोचते हैं तंजील साहब, जिस तरह हम कुछ दिन पहले भी यासिर में बात कर रहे थे टेक्सटाइल के हवाले से कि पाकिस्तान के जो फैशन ब्रांड्स हैं, लाइक वो एथनिक हो गए, एथनिक वेयर बनाना या इस तरह के, तो वो दुनिया भर में उसको बहुत फेमस है, पसंद किया जाता है, मगर हमारे क्यों एक्सपोर्ट्स उस लेवल तक नहीं पहुंच रहे हैं? दुनिया भर में तो हमने देखा है कि हम इंपोर्ट तो बहुत कर रहे हैं, बहुत चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट अभी भी हम इतना पीछे क्यों है? स्पेशली टेक्सटाइल के हवाले से बात। अच्छा, इसमें दो चीजें आपको बताऊं। एक, इंटरनेशनल में आप कॉम्पीट नहीं कर पा रहे ड्यू टू आपकी कॉस्ट बढ़ गई है, ठीक है। चाइना कॉम्पीट इसलिए करता है वहां पे कॉस्ट बहुत कम है, सिंपल। आपने अपनी कॉस्ट पे, अच्छा जब आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे जाते हो तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में जब हम खुद कंपैरेटिव एनालिसिस क्रिएट करते हैं, वहां पे वी गॉट टू सी कि आपकी सबसे बड़ी कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन की एनर्जी पे लगती है, क्योंकि जब हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट पे जाते हैं तो हमारे पास एनर्जी की कॉस्ट इतना बड़ा वेरिएबल होता है जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन में जाएगी, तो हमारे पास डेफिनेटली हम सेल्स को सेल्स प्राइस बढ़ाते हैं, हम कॉम्पीट नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही। गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले आप अपनी एनर्जी सेक्टर, देखिए एनर्जी सेक्टर सही हो गया, आपकी नॉर्मल कॉटेज इंडस्ट्री उठेगी, उसके बाद आपकी बड़ी इंडस्ट्रीज उठना शुरू होंगी। बिल्कुल। अगर आप आज भी इलेक्ट्रिसिटी, आपने क्या किया, आपने पहले सोलर लेकर आए, जब सब लोग सोलर पे चले गए तो आपने उसकी प्लेट्स के ऊपर 90%। तंजील साहब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने बिल्कुल सही, वेरी राइटली सेड, एक आम आदमी को शायद समझ में ये बात ना आए, लेकिन ये बात समझना इसलिए जरूरी है कि देखिए मैं आपको आसान करके समझाऊं। ये जो पेन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर मैं पाकिस्तान में प्रोड्यूस करता हूं तो इसकी कॉस्ट 350 रुपये आती है। इसकी बजाय अगर मैं चाइना से अगर ये इंपोर्ट कर लूं तो ये 10 रुपए का पेन मुझे पड़ेगा। तो अब ये बताइए कि कोई शख्स इसको बनाने की गलती करेगा पाकिस्तान? कोई भी नहीं करेगा। ये हमारा प्रॉब्लम है। अच्छा जी, अब जरा हमें चॉपिंग की आवाज़ आ रही है, आपको भी आ रही है, किचन से खुशबू भी आ रही है। शेफ जकी साहब जो है वो काम में मसरूफ हैं, काम कहाँ तक पहुँचा ज़रा उनके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। जी शेफ साहब, कहाँ तक पहुँचे ज़रा बताइए आज की रेसिपी के हवाले से। हम तो चिकन को देख रहे थे, टेंडर हुआ या नहीं, कहाँ तक बात पहुँच गई है?